पिछली वीडियो में हमने एक स्ट्रेटजी डिस्कस की थी और मैंने आपसे बोला था इस स्ट्रेटजी को आप तभी डिप्लॉय करिएगा जब विक्स आपका 14 से नीचे चल रहा हो। लेकिन तब क्या हो कि बाजार में विक्स आपका 14 से ऊपर चलने लगे। तो आज इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आया हूं जब आपका जो इंडिया विक्स 14 से 18 की रेंज में होता है, तब ये स्ट्रेटजी मार्केट में होने वाली अनसर्टेनिटी को आपके फेवर में कर देती है। कैसे कर देती है आइए समझाता हूं। ये स्ट्रेटजी अगर आपने डिप्लॉय की है और विक्स अगर आपका 14 से 18 बीच में चल रहा है, तो गैप अप हो या गैप डाउन ये स्ट्रेटजी उसको मैनेज कर ले जाती है। अगर आईवी में स्पाइक्स आ रहे हो तो ये स्ट्रेटजी उसको सर्वाइव कर लेगी, और अगर आईवी में फ्लक्चुएशंस हो रहे हो तो ये स्ट्रेटजी उसको भी टैकल कर ले जाएगी। तो इसने इतने सारे काम ये स्ट्रेटजी करती कैसे है? क्या सर इसमें हमें ढेर सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे? नहीं सर, ये एडजस्टमेंट फ्री स्ट्रेटजी होने वाली है। तो इस स्ट्रेटजी को अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा, और एंड तक देखने के बाद अगर आपको कोई नॉलेज बढ़े, कुछ नया सीखने को मिले, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और लूसीफर कैंडल नाम का चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको लगे इस वीडियो को आप किसी जरूरतमंद को शेयर कर सकते हो तो वो काम भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो चलिए सर यहाँ से बातों को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं अपने इस स्ट्रेटजी के सिस्टम को। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम किस इंस्ट्रूमेंट में डिप्लॉय करने वाले हैं। निफ्टी में डिप्लॉय करने वाले हैं। वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी? वीकली एक्सपायरी में डिप्लॉय करने वाले हैं। तो दिन क्या होगा, यहाँ पे दिन भी डिसाइड कर लेते हैं। दिन होगा मंडे होगा, और मंडे होगा तो मंडे को हम इसको डिप्लॉय करेंगे। तो हमें तो ये पता है ना कि मंडे के जस्ट नेक्स्ट डे कौन सा है, ट्यूसडे, और ट्यूसडे को क्या है, वीकली एक्सपायरी। तो जो मंडे के जस्ट नेक्स्ट जो एक्सपायरी है तो उसके लिए हम बना रहे हैं? नहीं, हम उसके लिए नहीं बना रहे हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए बना रहे हैं। लेकिन ट्रेड कब डिप्लॉय करनी है? ट्रेड मंडे को डिप्लॉय करनी है। आई होप ये बात समझ आई होगी, अभी सिमुलेशन में जाके भी दिखा दूंगा। अब बात ये उठती है कि सर हम मंडे को ही क्यों बना रहे हैं? मंडे को सर हम इसलिए बना रहे हैं कि अगर सैटरडे संडे को 2 दिन जब मार्केट बंद रहता है तो वहां पे कोई न्यूज आ गई या फिर कोई ग्लोबल पैनिक हुआ तो उसका जो असर बाजार में होगा, मंडे को उस मार्केट में होगा, तो वो असर हमें दिख जाए, वो असर हमें समझ में आ जाए, इसलिए हम मंडे को बना रहे हैं। तो मंडे को हम ये कितने बजे बनाएंगे ये भी जानना जरूरी है। मंडे को हम ये आखिरी के आधे घंटे के अंदर इस ट्रेड को हम डिप्लॉय करेंगे। तो आखिरी के आधे घंटे के अंदर ही क्यों डिप्लॉय करेंगे? तो उसके भी 3 रीजन है। पहला रीजन क्या है? तो आखिरी के आधे घंटे तक अगर मान लीजिए कि मतलब कोई न्यूज आई होगी तो उसका इफेक्ट अगर बाजार पे पड़ा होगा, मंडे को उसका इफेक्ट पड़ा होगा, तो 3 बजे तक हमें वो इफेक्ट बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर उस दिन उस तरीके से कोई न्यूज ना हुई, कोई इवेंट ना हुआ, तो हमें मंडे को 3 बजे तक बाजार की डायरेक्शन समझ में आ जाएगी, दशा और दिशा समझ में आ जाएगी हमें बाजार की। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या हुआ? दूसरा रीजन ये है कि जो मंडे की जो मॉर्निंग की वॉलेटिलिटी है उसको हम अवॉइड कर जाएंगे। ठीक है, अगर लास्ट के आधे घंटे में हम ट्रेड बनाएंगे तो मंडे की जो मॉर्निंग की वॉलेटिलिटी है उसको हम सीधी तरीके से साफ साफ अवॉइड कर जाएंगे। ठीक। और जो लास्ट रीजन है मंडे को बनाने का वो ये है कि अगर मंडे को हम वो ट्रेड बना रहे हैं तो एक्सपायरी तक हमें कितने दिन मिलेंगे? 8 दिन मिलेंगे। तीसरा रीजन ये है। अब बारी आती है सर स्ट्राइक सिलेक्शन की, तो चल पड़ते हैं स्ट्राइक सिलेक्शन को समझने की तरफ। तो चलिए सर स्ट्राइक सिलेक्शन को भी समझ लेते हैं। तो दिन तो हमें पता लग गया है मंडे, और हमें समय पता लग गया है लास्ट के हाफ एन आवर में स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है। तो कितने बजे तक उस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर देना है? तो सर 3:20 तक उस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर देना है। क्यों सर? 10 मिनट तो रह ही गए हैं सर, और कितना लेट करोगे? 3:20 तक अपना डिप्लॉय करे खत्म करो ना काम अपना। ठीक। तो अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि भैया की कौन सी स्ट्राइक हम सेलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम जो स्ट्रेटजी मैं आपको समझाने वाला हूँ तो उसमें अगर मैं मिनिमम लॉट की बात करूँ, अगर सेलिंग की मिनिमम लॉट की बात करूँ, तो वहां पे हमें 2 लॉट में सेलिंग करनी है। कहाँ पे? कॉल साइड की ओटीएम में भी और पुट साइड की ओटीएम में भी। तो कॉल साइड की ओटीएम में, पुट साइड की ओटीएम में हम स्ट्राइक कैसे सेलेक्ट करेंगे? मुद्दा ये फंस गया। मुद्दा क्या फंस गया है कि हम स्ट्राइक कैसे सेलेक्ट करेंगे जो हमें दो दो लॉट में हमें क्या करनी है? बिकवाली करनी है, कॉल साइड में और पुट साइड में। चलिए बताता हूँ। तो 3 बजे के आसपास आपको क्या चेक करना है? एटीएम चेक करना है। क्या चेक करना है आपको? एटीएम वाली स्ट्राइक प्राइस चेक करनी है। जो भी एटीएम वाली स्ट्राइक प्राइस चल रही होगी, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि एटीएम वाली स्ट्राइक प्राइस आप चेक करने का चल रही थी 10,000। तो 10,000 का आप क्या करोगे? 10,000 का आप 2.5% निकाल लोगे। 10,000 का 2.5% कितना हुआ? 250। तो आपको जब तक आप उस ट्रेड में रहने वाले हो तब तक आप क्या मान के चलोगे? यही रेंज है। आप क्या मान के चलोगे? यही रेंज रहने वाली है। 250 पॉइंट अपसाइड, 250 पॉइंट डाउन साइड। ठीक। तो ऐसे ही जो भी सर वहां पे एटीएम की स्ट्राइक प्राइस चल रही होगी तो उसका आप 2.5% निकाल लोगे। तो उसी हिसाब से जो आंसर आएगा तो उसी हिसाब से आप कॉल साइड की
स्ट्राइक निकालोगे और पुट साइड की स्ट्राइक निकालोगे, दोनों को जाके दो दो लॉट में दोनों की राइटिंग कर दोगे। तो ये कैसे करना है, अगर अगर ये बात थ्योरेटिकली नहीं समझ में आई है तो अभी सिमुलेशन में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, वहां पे समझ लीजिएगा। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि हम एटीएम पे जाते हैं 3 बजे के आसपास और वहां पे हम ये देखते हैं कि भैया 2.5% कितना है। हम ये मान के चलते हैं कि जो हम ये ट्रेड डिप्लॉय करने जा रहे हैं, तो इस ट्रेड के दौरान निफ्टी में जो क्या मूव जो उस टाइम मतलब जो आपका जो स्ट्राइक प्राइस चल रही होगी उससे आपका जो निफ्टी में मूव, हम ये मान के चलते हैं कि 2.5% अपसाइड आ सकता है, 2.5% डाउन साइड आ सकता है, इतना लॉजिक है। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज और स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा कि जो लोग सर स्ट्रेटजी ढूंढने आते हैं यूट्यूब पर, ठीक है, अब मेरी भी एक टेलीग्राम कम्युनिटी है, काफी सारे मैसेज मेरे पास भी आते हैं, काफी सारे कॉल्स मेरे पास भी आती है कि स्ट्रेटजी बता दो, स्ट्रेटजी समझा दो, कोई आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी हो तो वो शेयर कर दो। तो सर अब यहाँ पे जो ये वीडियो देख के जाएगा तो उसको एक स्ट्रेटजी मिल जाएगी, उसको क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रेटजी मिल जाएगी। लेकिन लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी ढूंढने आया है, वो स्ट्रेटजी लेके चला जाएगा और वो ये सोचेगा कि उसका काम खत्म हो गया है, तो सर वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे लॉजिक से नहीं पता है। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, 2.5% की रेंज लेनी है, ठीक है, कहाँ से, एटीएम से 2.5% की लेनी है, तो 2.5% की ही क्यों लेनी है, 3% की क्यों नहीं लेनी है, 2% की क्यों नहीं लेनी है, 2.5 पे आके क्यों कहानी अटक गई। जब वो इस तरह से क्यों पूछना चालू करेगा, जब वो इस तरह से वाई पूछना चालू करेगा, तब उसको ऑप्शन ट्रेडिंग क्लियर होना चालू होगी। ऑप्शन सेलिंग इज नॉट about the strategy, not at all. I am again repeating it, option selling is not about strategies, it's not, okay, समझ जाइए इस बात को। तो अब हम क्या समझ चुके हैं, हम ये तो समझ चुके हैं कि हमें अपनी सेलिंग वाली स्ट्राइक कैसे निकालनी है। बात कर लेते हैं कि हमको हेजेस कैसे यहाँ पे बाई करने हैं, चल पड़ते हैं हेजेस की बाइंग को समझने की तरफ। तो चलिए सर, यहाँ से हम लोग बातों को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं हेजेस को कैसे लगाना है। तो हेजेस को लगाने से पहले हम एक एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। अगर वो एग्जाम्पल हमारे समझ में आ गया तो हेजेस भी हमें बड़ी क्लियरिटी से समझ में आ जाएंगे। तो सर इमेजिन कीजिए कि आपकी छोड़िए, ठीक है, बस इमेजिन कीजिए कि आपके पास, फिर आपके मुंह से निकल गया। तो सर इमेजिन कीजिए कि एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है। तो गाड़ी में दो चीजें हैं, सेफ्टी के लिए क्या है, एयरबैग है, और दूसरी चीज क्या है, वो गाड़ी इंश्योर्ड है, दैट मीन्स गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो गाड़ी वो सड़क पे चल रही है, चलते चलते अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पे आपको बचाने के लिए क्या क्या निकलना जरूरी है, एयर बैग निकलना जरूरी है, इंश्योरेंस निकलना जरूरी है। आप कहोगे एयर बैग निकलना जरूरी है, ठीक, तो वहां पे कौन काम आएगा, एयर बैग काम आएगा। तो जो गाड़ी जो एक्सीडेंट के बाद जो डैमेज हो गई है, तो डैमेज के लिए क्या जरूरी है, इंश्योरेंस पॉलिसी होना जरूरी है। तो वहां पे कौन काम आएगा, इंश्योरेंस काम आएगा। तो यहाँ पे सर एयर बैग का काम अलग है और इंश्योरेंस पॉलिसी का काम अलग है। तो अब हम इस बात को दिमाग में रख के हेजेस को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो हमने वहां पे जो जो स्ट्राइक सेल करके आए थे, तो हेजेस हम डिफरेंट लगाएंगे, ठीक है, हेजेस हम थोड़ा डिफरेंट लगाएंगे। कैसे डिफरेंट लगाएंगे बताता हूँ। तो आप मंडे को जाके वही करीब 3:15 के आसपास आपने वो दो स्ट्राइक तो बेची थी वहां पे, जैसे मैंने बताया था 2.5% की रेंज निकाल के आप दो दो लॉट में वो स्ट्राइक तो बेची चुके हो। तो आपको उसी एक्सपायरी में एक क्या करना है, उसी वीकली एक्सपायरी में एक पार्शियल हेज लगाना है। तो ये उसी वीकली एक्सपायरी, दैट मीन सेम एक्सपायरी में जब आप पार्शियल हेज लगाने जाओगे, वो भी कहाँ लगाना है, फर्दर ओटीएम में जाके 450 पॉइंट्स अवे, कितने पॉइंट्स अवे, 450 पॉइंट्स अवे, दोनों साइड, कॉल साइड और पुट साइड। अभी सिमुलेट भी करके दिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। तो एक हेज आपका कहाँ लगेगा, वो जो वीकली एक्सपायरी में आपने जो लेग आपने बेची थी, जो लेग आपने सेल करी थी, उन्हीं उन्हीं लेग से 450 पॉइंट्स अवे, 450 स्ट्राइक्स अवे आपको वो हेज बाई करना है। लेकिन वो आपको दो लॉट में बाई नहीं करना है, दो लॉट में तो आपने बिकवाली की थी कॉल साइड और पुट साइड में। यहाँ पे आपको सिंगल सिंगल लॉट में हैच लगाना है, दैट मीन्स पार्शियल हैच लगाना है, ठीक है, पार्शियल हैच लगाना है। तो ये वीकली वाला हैज आपका क्या हो गया, ये वीकली वाला हैज आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एयर बैग। तो ये नॉर्मल दिनों में तो आपको एक कॉस्ट लगेगा, लेकिन जब वो इम्पल्सिव मूव आने होंगे, जब वो क्रैश आना होगा, तो ये आपका डैमेज भी थोड़ा सा आपको लिमिट करके देगा। इसका काम तो ये हो गया एयर बैग वाला। अब आते हैं दूसरे हैज की तरफ। दूसरा हैज कैसे लगाना है, तो जहां आपने जो ट्रेड बनाई थी, लेट्स से कि 2-3 तारीख को मंडे था,
और लेट्स से कि मई का महीना चल रहा था, तो वहां पे जो मई की जो मंथली एक्सपायरी है, ठीक है, मई की जो मंथली एक्सपायरी है, तो वहां पे आपको दूसरा हेज बाई करना है। तो वहां पे आप कौन सी स्ट्राइक बाई करेंगे मंथली एक्सपायरी में? मंथली एक्सपायरी में आप वही सेम स्ट्राइक बाई करेंगे जो आपने जो वीकली एक्सपायरी में जो स्ट्राइक बेची थी, अपना 2.5% वाला लॉजिक लगा के, ठीक है। तो जो स्ट्राइक आपने बेची थी वहां पे, वही आप मंथली में जाके एक एक लॉट में बाई कर लेंगे। तो ये बाई करने का लॉजिक क्या है? इन्हें बाई करने का लॉजिक ये है, कहीं अगर हमारी ट्रेड में जो आईवी अगर स्पाइक मारती है, आईवी अगर स्पाइक मारती है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना ये कैसी स्ट्रेटजी होने वाली है। आईवी के स्पाइक को भी मैनेज कर ले जाती है। तो कैसे मैनेज कर ले जाती है? देखिए यहाँ पे कि जो आपने मंथली में जो हेज बाई किया था, मंथली में हेज में आपने कौन सी स्ट्राइक बाई की थी? जो आप वीकली में बेच के आए थे, ठीक है। अभी सारा सिमुलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। वही मंथली में आपने बाई की थी। तो अगर अगर वहां पे विक्स बढ़ती है, ठीक है, वहां पे अगर आईवी बढ़ती है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो मंथली लेग है वो अप्रिशिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मंथली लेग आपकी अप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक है। और साथ में ऐसा करने से तो आपका वो भी थोड़ा हो जाता है, कैपिटल भी थोड़ी डाउन आ जाती है, ठीक है। आई होप ये वाली बात आपको समझ आई होगी, ठीक। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो यहाँ पे जो बुकिंग करनी है हमें 1.5% पे बुकिंग करनी है। किसका 1.5%? डिप्लॉयड कैपिटल का 1.5%। लॉस कब बुक करना है? लॉस भी हमें सेम परसेंट पे बुक करना है। दैट मीन्स 1.5% का अगर प्रॉफिट आ गया अपनी डिप्लॉयड कैपिटल का, तो हमें वो बुक कर लेना है। और 1.5% का अगर लॉस आ गया अपने डिप्लॉयड कैपिटल का, तो हमें वो भी बुक कर लेना है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब चल पड़ते हैं सिमुलेशन को देखने की तरफ। तो चलिए सर, चल पड़ते हैं अपने सिमुलेशन की तरफ। सिमुलेशन में आगे बढ़ने से पहले एक एनालिसिस को और समझ लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करके जाएगी, ठीक है। तो एनालिसिस शेयर करने का रीजन क्या है, पहले रीजन समझ लीजिए। काफी लोगों के डाउट्स आते हैं, काफी लोगों के कॉल्स आते हैं, काफी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि अगर आपके पास कोई अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी है तो वो प्लीज शेयर कर दीजिए, हमारा काम बन जाएगा। तो सर ये पर्सनल स्ट्रेटजी जैसी नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। अगर आप देख लीजिए, सबका एक सिस्टम होता है, किसी के पास कोई पर्सनल स्ट्रेटजी नहीं होती। इसका मैं रीजन क्या है, रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों पर्सनल स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये इंडिया विक्स की जो मतलब वो मंथली रेंजेस दिख रही है, कहां से कहां तक, जनवरी 2025 से लेके टिल डेट तक, दैट मीन्स मई 2026 तक, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है इस रिपोर्ट में कि हर महीने जो इंडिया विक्स की रेंज कितनी थी, इंडिया विक्स की रेंज कितनी थी। तो अगर मतलब इन सब चीजों को देख के, इस स्ट्रेटजी को हम डिप्लॉय करना चाहें, तो हम कहाँ कहाँ इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर पाएंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं जनवरी 2025 और फरवरी 2025 को, ठीक है। इन दोनों दिन को देखते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है, विक्स हमारी उसी रेंज में है, लो क्या है 1350, मतलब 14 के आसपास, हाई क्या है 18 के आसपास। तो हमारी रेंज वाली बात हो गई। अब यहाँ पे फरवरी 2025 में भी हमारी रेंज में मान लेते हैं 13, और ये क्या है 16, 13 और 16 भी हमारी रेंज, हम उसको मान लेते हैं हमारी रेंज है। तो हम ये मैं पर्सनली क्या यहाँ पे स्ट्रेट को डिप्लॉय करूंगा? सर मैं पर्सनली स्ट्रेट को यहाँ पे डिप्लॉय नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता रहता है कि ये FII, तो दैट मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनकी यहाँ पे बिकवाली जारी हो जाती है, और ये बजट वाला टाइम होता है यहाँ पे। और दो तीन स्ट्रेटजी हैं, वो ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती हैं, जो वोलेटिलिटी को इनवाइट कर रही हो, तो उस तरह की स्ट्रेटजी यूज करने का यहाँ पे मैं ख्याल कर सकता हूँ, ठीक है। अब बात आती है मार्च 2025 की। मार्च 2025 में क्या है, शांत काम, ठीक है। वैश्विक बाजार स्टेबल, GII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की खरीदारी क्या हो गई है, चालू हो गई है। तो यहाँ पे विक्स की अपनी रेंज में मिल रही है, हाँ अपनी रेंज में मिल रही है, 13 से 16 की रेंज में, 13 से 16 की रेंज में मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 14 से 18 भी कर सकते हैं, अगर 13 साढ़े 13 पे आपको मिल रहा है, ठीक है, और वो 13 से साढ़े 13 वो बढ़ती हुई विक्स आई है वहां पे, तो आप वहां पे जाके काम कर सकते हो, ठीक है। वहां पे जाके आप काम कर सकते हो, लेकिन वो 12-18 पे काम मत करना, वहां पे अपने आयरन कॉन्डोर की अपना रुख करना, ठीक है। आयरन कॉन्डोर विद सिंपल एडजस्टमेंट्स, ठीक। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कि जब वो 12 से कम होगी तो आपको आयरन कॉन्डोर ही करना है। ये मतलब ये वन ऑफ द स्ट्रेटजीज हो सकती है, ये काफी सारी स्ट्रेटजी में से एक स्ट्रेटजी हो सकती है, और बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं सर। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप उन स्ट्रेटजी को बना सकते हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उन स्ट्रेटजी के अंदर आप ट्विक्स कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, मैं क्या, और जो भी कोई मतलब जेन्युइन क्रिएटर है, जेन्युइन ट्रेडर है, अगर वो भी कोई आपको स्ट्रेटजी बता रहा है,
तो वो स्ट्रेटजी बता रहा है, सिमुलेट करके दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे 2 साल बाद वही स्ट्रेटजी काम करती रहेगी। अगर मार्केट कंडीशन चेंज हुई तो आपको उस स्ट्रेटजी में ट्विक्स करने आने चाहिए, चेंजेस करने आने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो वो ट्विक्स करने आने चाहिए, चेंजेस करने आने चाहिए। तो ये सारी चीज आएंगी कैसे? ये सारी चीज तब आएंगी जब आप कोर कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ बहुत मजबूत होगी, आपको पता होगा तरीके से इंडिया विक्स क्या होता है, आपको पता होगा तरीके से इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी क्या होती है, हिस्टोरिकल इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी क्या होती है, एटीएमआईवी क्या होती है। जब आपके ऑप्शन ग्रीक्स में, आपके ऑप्शन ग्रीक्स में बहुत तरीके से आपको कंट्रोल होगा कि आपको पता होगा कि ऑप्शन ग्रीक्स डिफरेंट डिफरेंट मार्केट कंडीशन में कैसे बिहेव करते हैं, तो ये सारी नॉलेज लगेगी। जब ये सारी नॉलेज इकट्ठी हो जाएगी आपके दिमाग में, इस नॉलेज पे आपकी जब मास्टरी आ जाएगी, तो आपको भी पता चलने लगेगा किस मार्केट कंडीशन में किस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है, और जो स्ट्रेटजी हम डिप्लॉय कर रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या ट्विक्स कर सकते हैं। तो जब तक आप इस तरह से चीजों को देखना नहीं स्टार्ट करेंगे, तब तक चीजें आपके लिए लॉन्ग टर्म में चीजें आपको लॉन्ग टर्म में परेशान करती रहेंगी। तो आप ये समझ के मत बैठ जाइएगा कि ऑप्शन सेलिंग इज सिंपल, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग इज इजी। बोलते हैं लोग, लेकिन पूरी बात समझिए सर, ऑप्शन सेलिंग इज कंपैरेटिवली इजी विद ऑप्शन बाइंग, ओके। इन आइसोलेशन ऑप्शन सेलिंग इज नॉट दैट इजी, ओके। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग से जो पैसा आता है, दैट इज नॉट ए इजी मनी। आप क्यों नहीं समझते इन सब चीजों को? और ये आप कब वहां पे यूट्यूब पे जाके ये स्ट्रेटजी की हंटिंग करना कब बंद करेंगे, और जो रियल लॉजिक है उनको समझना कब स्टार्ट करेंगे? अगर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए आप स्टार्ट, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जैसे कि जिनसे मैंने सीखा है, वो अपने कोर्स चला रहे हैं, मैं भी अपना कोर्स लॉन्च कर चुका हूं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आ जाओ मेरा कोर्स ले लो, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपको जो क्वेश्चंस पूछते रहते हो ना, कि अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी दे दो, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दो तो मेरा काम हो जाए, मेरे को ज्यादा ना देखना पड़े, मैं जॉब वाला आदमी हूँ, बस मैं लगा दूं चला जाऊं और वो प्रॉफिट आ जाए अपना, तो ये इतने इजी होते? अगर ये सारी चीजें इतनी इजी होती है ना सर, तो हर कोई नहीं कर रहा होता ना, ठीक है, हर कोई इन सब चीजों को कर रहा होता, एज सिंपल एज दैट। तो आई होप ये आपको बात समझ आई होगी, ये क्लियरिटी मिलना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। ये क्लियरिटी मिलना आपको बहुत जरूरी है। जो ऑप्शन सेलिंग होती है इज नॉट इजी, ठीक है। इट रिक्वायर्स सो मच नॉलेज। तो एक वीडियो में जो मैं एनालिसिस करता हूँ सर, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बता ही नहीं सकता हूँ 30-35 मिनट के वीडियो में आपको, ठीक है। ये बात आपको आई थिंक समझ आई होगी, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनके कोर्सेज मैंने देखे हैं, उनके कोर्सेज का जो प्राइस है, वो प्राइस आपका इतना है, वो उतने प्राइस के लॉस तो आपने यानी कितनी बार ले लिए होंगे, लेकिन वो कोर्स आपने एक बार नहीं लिया, ठीक है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये चीज मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप जल्दी से दौड़ के आओ और मेरे कोर्स लेके मेरे को अमीर बना दो, नहीं नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, जो सेबी की रिपोर्ट निकलती है, बोलती है 4 से 5% लोग ही यहाँ पे पैसा बना पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। तो ऐसा ही कुछ सक्सेस रेट हो सकता है आईआईटी का, ऐसा ही कुछ सक्सेस रेट हो सकता है नीट का। तो वहां तो आप बहुत ज्यादा मतलब क्या करते हो, बहुत ज्यादा आप मेहनत करते हो, बहुत ज्यादा कोचिंग्स ज्वाइन करते हो, मतलब 1.5-2 लाख रुपए की आप वहां पर कोचिंग्स ज्वाइन कर लेते हो, 2-2 साल मेहनत कर लेते हो। लेकिन जब ऑप्शन ट्रेडिंग की बात आती है, ना आपको कोर्स करने हैं, ना आपको मेहनत करनी है, बैक टेस्ट भी 2 साल का आपको नहीं करना है, वो भी आप ये एक्सपेक्ट करते हो कोई आपको करके दे दे, आप उसमें देख के जाने क्या एनालाइज कर लेते हो। तो जब तक आप वो देख के एनालाइज करोगे जो, तो उससे बात नहीं बनेगी ना। जो आपको जो एक्सपीरियंस आएगा वो बैक टेस्टिंग करके आएगा, जो आप एक एक वेरिएबल देखोगे वहां पे आपको समझ में आएगी मार्केट की चाल, तभी तो बात बनेगी ना सर। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ये करना भी बहुत जरूरी था, ठीक। अब बढ़ चलते हैं अपनी इसी एनालिसिस की तरफ, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि भैया, हाँ, जनवरी फरवरी 2025 में मैं तो नहीं करूंगा, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। क्या है? ये मेरी पर्सनल चॉइस है। यहाँ पे मैं और कोई स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर लूंगा, ये नहीं करूंगा। तो जब मेरे को बाजार थोड़ा काम मिलेगा, शांत मिलेगा और अपनी रेंज में मिलेगा, 13 से लेकर 18 की रेंज में मिलेगा, तो वहां पे मैं इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने जाऊंगा। अगर मैं करता तो मार्च के महीने में करता, और उसके बाद अप्रैल आ गया, अप्रैल में यूएस टैरिफ वार वाला खेल शुरू होगा, तो यहाँ पे मैं दूसरी स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई करूंगा, इस स्ट्रेटजी को यहाँ पे नहीं यूज करूंगा। मई 2025 इंडिया पाकिस्तान टेंशन और दूसरी स्ट्रेटजीज होंगी, यहाँ पे ये नहीं आएगी। जून 2025 में ये देखिए 12 से 17 की रेंज है और तनाव कम, बाजार रिकवर। तो ये जैसे ही सिग्नल मिलेंगे मैं इसको फिर से यहाँ पे डिप्लॉय करना चालू कर दूंगा, या इस जैसी किसी और स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना चालू कर दूंगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब ये देखिए, ये जुलाई से लेके आप दिसंबर तक का देखिए, जुलाई से लेके दिसंबर तक का देखिए। ये लो कितना है 11, हाई कितना है 14, लो कितना है 10, हाई कितना है 14, लो है 11 के आसपास, हाई 14 के आसपास, 11 के आसपास, 15 के आसपास, 10 के आसपास, 13 के आसपास, 9 के आसपास, 12 के आसपास।
तो यहाँ पे जो आईवी मैं ये बोल सकता हूँ, मेरे को ये दिख रहा है कि 14 से कम ही है, 14 से ऊपर नहीं बढ़ रही, 14 से कम ही है। तो यहाँ पे मैं कौन सी स्ट्रेटजी से ज्यादा प्रेफर करूंगा, जो मतलब वेगा नेगेटिव स्ट्रेटजी ज्यादा प्रेफर करूंगा, शॉर्ट वेगा स्ट्रेटजी ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक, अब जनवरी फरवरी फिर मैं ये स्ट्रेटजी यूज नहीं करूंगा, वही आ गई आपकी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अनसर्टेनिटी, यहाँ पे फिर चालू हो जाएगी, बजट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्च में आई भी 18 से 28 चलेगी। क्या था यहाँ पे, हॉर्मूज का कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो यहाँ पे भी मैं इस स्ट्रेटजी को यूज नहीं करूंगा। अप्रैल में जियो पॉलिटिकल फेयर और पार्शियल ईज, ठीक है, ये 16 से 23 यहाँ पे भी इसको यूज नहीं करूंगा। मई में भी इसको यूज नहीं करूंगा। ये देखिए, मई में एमएससीआई ने 8,000 करोड़ रुपए आउटफ्लो, 8,000 करोड़ रुपए आउटफ्लो बाहर निकल गए। ठीक है, उसकी रिकवरी आई थी। ठीक, तो अब आप ये सोच रहे हो कि भैया कि इनने तो सब जगह ही इस स्ट्रेटजी को इग्नोर कर दिया, तो भाई ये कौन सी स्ट्रेटजी चला रहे हैं कि यहाँ पे जनवरी 2025 से मई 2026 से क्या मैंने कोई स्ट्रेटजी डिप्लॉय नहीं की? नहीं, रेगुलर स्ट्रेटजी डिप्लॉय की, बस ये नहीं की, रेगुलर स्ट्रेटजी डिप्लॉय की। इसका मैं प्रूफ आपको दे सकता हूँ। मेरे ख्याल से आई थिंक अप्रैल से तो हमने क्या कर दी थी, अपनी टेलीग्राम चैनल लाइव कर दिया था, वीकली और मंथली। दिखा देता हूँ, वीकली और मंथली हमने लाइव कर दिया था। ये रहा आपका ये टेलीग्राम चैनल। ठीक है, ये वीकली है, ये मंथली है। तो यहाँ पे क्या होता है, वीकली वर्चुअल ट्रेड प्लेस होती है, मंथली वर्चुअल ट्रेड प्लेस होती है। ठीक है, और जब वो ट्रेड प्लेस होती है, सारा व्यू आपको बताया जाता है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाता है कि मतलब कि आप स्ट्रेटजी यूट्यूब पे देख लेते हो, ठीक है, सिमुलेशन समझ लेते हो, लेकिन जब रियल टाइम एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो चीजें उस तरह से वर्कआउट नहीं करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको समझना है कि रियल टाइम में चीजें कैसे वर्कआउट करती हैं, कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, तो आप यहाँ पे टेलीग्राम पे भी आ सकते हो। अब जैसे कि अब वापस से अपनी एनालिसिस पे आ जाते हैं, तो एनालिसिस पे मैं यहाँ पे आपको 2 महीने की बैक टेस्टिंग करके दिखा दूंगा, एक हफ्ते की, एक मार्च की और एक आपकी जून की। लेकिन अगर आपको इसको 2 साल की, अगर आपकी इस स्ट्रेटजी को 2 साल की बैक टेस्टिंग देखनी है, तो आप कहाँ जा सकते हो, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वीकली में चले जाना, चाहे मंथली में चले जाना, और आप देख लेना, आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ये देखिए, ये रही। इस स्ट्रेटजी का नाम क्या है, डबल एक्सपायरी मशीन। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट लिया गया है 1% ऑफ डिप्लॉयड कैपिटल। अगर लॉस आएगा तो वो भी आएगा 1.5% ऑफ डिप्लॉयड कैपिटल। और ये रहे बैक टेस्ट रिजल्ट, आप जाके चेक कर लेना। 72% का बिल रेट है इसका। और जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है, यहाँ पे हमने 50 लाख की कैपिटल को एज्यूम किया है, तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है 2,25,000 का, थोड़ा सा कम है। और इसके 2 साल के टोटल रिटर्न दिए 43.2%, और ये एनुअलाइज रिटर्न कितने, 21.6%। तो आप जाके यहाँ पे देख लीजिएगा इसकी बैक टेस्ट रिपोर्ट। और क्या बैक टेस्ट रिपोर्ट देख के क्या स्ट्रेटजी को हर महीने डिप्लॉय कर देंगे, हर हफ्ते डिप्लॉय कर देंगे? मेरे ख्याल से अब आपने ये रिपोर्ट देख ली है, तो ये सब गलतियां आप नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब गलतियां आप नहीं करेंगे। आप पहले देखेंगे ट्रेड को, स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने से देखेंगे कि बाजार की कंडीशन क्या है, विक्स चेक करेंगे, एटीएम आईवी चेक करेंगे, 50 वेरिएबल्स चेक करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है। आप, आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। अब जल्दी से चल पड़ते हैं अपने कहाँ पे, सिमुलेशन की तरफ। तो चलिए सर, इस स्ट्रेटजी के सिस्टम को हमने जैसे समझा था उस हिसाब से इसको सिमुलेट करके भी देख लेते हैं। तो हमें 2 महीने आपको सिमुलेट करके दिखा देता हूँ, एक मार्च का महीना सिमुलेट करके दिखा देता हूँ, एक जून का महीना सिमुलेट करके दिखा देता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2025 से लेकर 2026 तक मैंने 2-3 महीने इस स्ट्रेटजी का यूज किया है। ठीक है, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी रही है, और जगह पे भी जाके मैं कर सकता था, लेकिन वहां पे मैंने प्रेफर किया दूसरी स्ट्रेटजीज को। और जो आपकी जो बैक टेस्ट का रिजल्ट मैंने दिखाया है, वो बैक टेस्ट का रिजल्ट इस बेस पे है, इस बेस पे बैक टेस्ट का रिजल्ट है, क्योंकि वहां पे मैंने उसको ये बोला था कि जहां जहां जो आपकी जो विक्स की रेंज 14 से 18 है, वहां वहां ही आप स्ट्रेट को डिप्लॉय करना। तो उस हिसाब से उसका रिजल्ट है। तो जहां भी 14 से 18 की रेंज उसे मिली होगी, वहां पे उसने स्ट्रेट को डिप्लॉय किया होगा। तो इस तरीके से वो आपके बैक टेस्ट के रिजल्ट वहां पे दिए हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, 2025 से लेके टिल डेट मैंने शायद 2 या 3 महीने से स्ट्रेटजी को यूज किया है। काफी अच्छी स्ट्रेटजी लगती है, लेकिन वो मेरे हिसाब से जब वो इन्वायरमेंट मेरे को मार्केट में देखेगा, तब मैं डिप्लॉय करूंगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये इस स्ट्रेटजी का नियम है, मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी प्रेफरेंसेस ऐसी हैं। ठीक है, आई होप ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी। चल पड़ते हैं अब यहाँ पे सिमुलेशन की तरफ। तो हम यहाँ पे पहुंच गए हैं 3 मार्च 2025। ये देखिए 3 मार्च 2025। और यहाँ पे हमें क्या करना है, 6 तारीख की एक्सपायरी में काम नहीं करना है, 13 तारीख की एक्सपायरी में काम करना है। हाँ, मेरे को पता है थर्सडे की एक्सपायरी दिख रही है। हम लोग जो रिसेंट की बात कर रहे थे, तो वहां पे आपको ट्यूसडे की एक्सपायरी दिखेगी, लेकिन
हमारा सिस्टम चेंज नहीं होगा। अंतर बस इतना होगा कि जो अभी रिसेंट के टाइम पे मतलब 2026 में अगर स्ट्रेटजी को हम डिप्लॉय करेंगे तो हमें 8 दिन मिलेंगे, और अगर हम इसको पहले से कर रहे थे तो हमें 9 दिन मिल रहे होते। ठीक है, तो जब मैंने मार्च में की होगी तो मेरे को कितने दिन मिल रहे होंगे? 9 दिन मिल रहे हो, 9 DT। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इफ आई एम इग्नोरिंग सैटरडे से संडे, अगर उसको भी जोड़ लोगे तो आपको वही 10-11 के आसपास डेज मिल जाएंगे। ठीक, चलिए अब हमें क्या करना है, 3 तारीख की एक्सपायरी ले ली, 6 तारीख में काम नहीं करना है, हमें काम करना है 13 मार्च में। ठीक, अब 13 मार्च, अब यहाँ पे कितना है, सवा सवा कितने 3:15 बजे स्ट्रेट को डिप्लॉय कर देना है। तो यहाँ पे आप एटीएम देख लो, एटीएम क्या देखना है आपको, 22,100 है, तो 22,100 है, तो इसका हमें क्या निकालना है, 2.5% निकालना है, 2.5%। ठीक, कितना निकला डिवाइडेड बाई 100, तो ये निकला 552। दैट मीन्स 550 की ऊपर नीचे की रेंज हम लेंगे, 550 की ऊपर नीचे की रेंज हम लेंगे। आइए देख लेते हैं ये कितना है, 400 450 500 550। ठीक है, और यहाँ पे सेलिंग कितने लॉट में करनी है, सेलिंग हमको 2 लॉट में करनी है। सेम काम हम क्या करेंगे, नीचे करके आएंगे, सेम काम हम नीचे करके आएंगे, 550 की 400 450, और ये रहा 550, ये आ गई 550। अब हमें क्या करना है, हमें पार्शियल हेज बाई करने हैं, कितनी दूर, सोल्ड स्ट्राइक से 450.7। ठीक, तो ये स्ट्राइक कौन सी है जो यहाँ पे हमने कॉल साइड में बेची है, 22,650, 22,650, 22,650, इससे 450.7 देखते हैं कौन सी स्ट्राइक है। सॉरी, कितना था, 22,650 प्लस 450, 2300, 23,100, 23,100, ये आ गई आपकी 22 स्ट्राइक। जो 22 स्ट्राइक 2 लॉट में नहीं होगी, पार्शियल है जो 1 लॉट में होगी। ठीक है, 1 लॉट मैंने कर दिया है यहाँ पे। अब आइए दूसरी सोल्ड स्ट्राइक पुट साइड वाली देख लेते हैं, ये कितना है, 21,550, कितना है, 21,550। ठीक है, अब इसमें 400 पॉइंट अवे जाते हैं, 450, तो कितना आ गया, 21,100, कितना आया है, 21,100, ये किधर मिलेगा, 21,100, ये रहा, ये भी बाई कर लिया हमने 1 लॉट में। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने क्या अपनी स्ट्रेटजी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी उसके हिसाब से हमने ये एयरबैग ले लिया। अब हमें क्या लेना है, इंश्योरेंस लेना है। ठीक है, क्या लेना है, इंश्योरेंस लेना है। इंश्योरेंस लेने हम कहाँ जाएंगे, हम मंथली एक्सपायरीज में जाएंगे इंश्योरेंस लेने, तो इसकी से यार 27 मार्च। ठीक, अब हमें यहाँ पे कौन सी स्ट्राइक खरीदनी है, जो हमने वीकली में जाके बेची थी, जो यहाँ पे सेल करी थी वही खरीदनी है हमने। तो 21,550, आइए देखते हैं 21,550 हमें कहाँ मिलेगा, 21,550, ये 1 लॉट में इसकी हमने बाइंग कर दी। अब दूसरा क्या है, 22,650, आइए 22,650 भी देख लेते हैं, 22,650, ये रहा। ठीक, अब ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे क्या करना है, अब आपको, अगर आप बिगनर हैं, आप समझिए इस बात को ध्यान से समझिए, अगर बिगनर हैं तो आपको 1% पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, 1% किसका, आपकी डिप्लॉयड कैपिटल का, और 1% पे ही आपको लॉस बुक करना है अगर आप बिगनर है, पहली बार जा रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर बिगनर हैं, ठीक है, तो अभी आपकी वो साइकोलॉजी बनी नहीं होगी, तो जैसे ही आपका 1.2 1.3% आएगा तो वहां पे आप वेट करोगे 1.5 का। लेकिन अगर वॉलेटिलिटी आएगी तो जो 1.3 का जो आपको प्रॉफिट है वो हो सकता है 0.6% रह जाए, 0.7% रह जाए, तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो अगर आप लोग बिगनर हैं तो आपको 1% अगर मिल रहा है तो वहीं पे बुक कर लीजिए, और अगर आप एक्सपीरियंस है, 3-4 साल पुराने ट्रेडर हैं, आपको चीजें समझ में आती हैं, तो उस हिसाब से आप मार्केट में रुक के 1.5% को भी हंट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, चीजों को आई होप ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये जो चैनल मैंने बनाया है किसके लिए बनाया है, बिगनर्स के लिए बनाया है, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा 1% के आसपास बुकिंग की। ठीक है, चलिए अब 2-2 घंटे करके यहाँ पे समय में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमें कितने की पीओपी मिल रही है, 80% की हमें पीओपी मिल रही है। ठीक, चलिए तो हम 2 घंटे आगे बढ़े तो हमें कितने का प्रॉफिट दिखा, 0.3% का प्रॉफिट दिया। 2 घंटे में फिर हम आगे बढ़े, 0.3% का प्रॉफिट, फिर 2 घंटे आगे बढ़े, एडजस्टमेंट्स करने नहीं है, 0.3% का प्रॉफिट, फिर हम आगे बढ़े, 0.5% का प्रॉफिट आ गया हमको, फिर हम आगे बढ़े 67%, सॉरी 67 का प्रॉफिट चल रहा है, फिर 0.3% का प्रॉफिट आ गया है, अब या 0.6% का प्रॉफिट आ गया है, फिर हम 2 घंटे आगे समय में आगे बढ़े तो 0.3% का प्रॉफिट रह गया है, और ये लॉस आ गया है 0.4% का, और बाजार हमारे ब्रेक इवन को टच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें ना 1% का लॉस आया है। अगर हम बिगनर है, अगर हम एक्सपीरियंस है, तो ना ही हमारा 1.5% का लॉस आया है, तो हम बैठेंगे अभी। चलिए
गए आके 1.1% का लॉस आ चुका है। चलिए बैठे रहेंगे अभी। 0.2% का यहाँ पे लॉस आया हुआ है। आगे चलते हैं। 0.2% का यहाँ पे लॉस है। अभी अभी भी कुछ हिट नहीं हुआ है अपना। यहाँ पे 0.5% का लॉस है। ब्रेक इवन के काफी पास, काफी क्लोज कॉल हो सकती है। 0.2% वापस से बाजार रिवर्स हो गया है। अब 1.2%, अब ये देखिए 1.2% का प्रॉफिट आ गया है। और वैसे भी आपने कितनी वॉलेटिलिटी झेल ली है, तो यहाँ के बाद अब यहाँ से क्या 1.5 हंट करना है क्या? नहीं, 1.5 हंट नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप बिगनर हो, शांति से अपना 1.2% लेके आप बैठ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं कौन सा, जून 2025 में एक बार ये करके दिखा देता हूँ आपको कैसे चीजें वर्क करती हैं। चलिए चल लेते हैं। जून किधर है? जुलाई, जून आ गई। ठीक, तो यहाँ पे भी मंडे को हमने स्ट्रेट में हम बैठेंगे और हम 5 तारीख की एक्सपायरी नहीं लेंगे, हम 12 तारीख की एक्सपायरी लेंगे। और समय क्या रखेंगे? हम समय रखेंगे 3:15 के आसपास का समय। और अब यहाँ पे कितना है? 24,700। 24,700 का हम 2.5% निकालेंगे। 24,700 इंटू 2.5। सर अगर आपको ये लॉजिक पता है कि मैं 2.5% क्यों निकाल रहा हूं, तो प्लीज सर कमेंट में लिख के बताइएगा सर आपका लॉजिक ये है। ठीक है, मेरे को अच्छा लगेगा। चलिए और अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आपको पता नहीं है, अगर आप जानना चाहते हैं 2.5% का लॉजिक क्या है, तो सर आप कमेंट में लिखिएगा सर प्लीज एक्सप्लेन 2.5% लॉजिक, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। चलिए 24,700 इंटू 2.5 कितना आ रहा है आपका? 61750। आपका डिवाइडेड बाई 100, 617 के आसपास आएगी। 617 मतलब 600 के आसपास की रेंज आ रही है। तो 600 के आसपास चलते हैं। ये कितनी आ रही? 450, 650, ये रही 600। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 लॉट में सेल करेंगे, बिकवाली करेंगे। फिर नीचे के पास जाएंगे, 600 के आसपास की रेंज देखेंगे, किधर है किधर है किधर है। ठीक, 600। यहाँ पे क्या कर देंगे? यहाँ पे सेलिंग कर देंगे। ठीक, अब ये सेलिंग वाली स्ट्राइक कौन सी है? 25,300। 25,300 से 450 पॉइंट अवे। 25,300 प्लस 450 तो कितना आ गया? 25,750। 25,750 की स्ट्राइक प्राइस किधर है? ये रही। इसमें क्या करेंगे? एक लॉट में हमारी बाइंग हो गई। ठीक, अब हमें क्या करना है? इधर वाले का भी तो हैज बाई करना है। तो ये कितना है? 24,100। 24,100 आया था। 24,100 माइनस 450, 23,650। 23,650 देख लेते हैं। 23,650 नहीं मिल रही है। 23,650 अवेलेबल नहीं है। 600 से काम चलाएंगे। चलिए, नहीं 23,650 है तो मेरे को दिखी क्यों नहीं? चलिए इसको रिमूव करते हैं। 23,650 फालतू में देख ही नहीं पा रहा हूँ मैं। चलिए ये भी सही है। 23,650 तो यहाँ पे आपके पार्शियल हैच हो गए। तो हमने एयरबैग का तो जुगाड़ कर लिया। अब इंश्योरेंस खरीदने भी जाना है। तो इंश्योरेंस लेने हम कहाँ जाएंगे? इंश्योरेंस लेने हम चले जाएंगे यहाँ पे इसकी मंथली एक्सपायरी में। ये आ गए हम इसकी मंथली एक्सपायरी में। ठीक है, मंथली एक्सपायरी में आ गए। चलिए अब अब हमें क्या करना है? जो हमने वीकली में स्ट्राइक बेची थी वही खरीदनी है। 24,100 और 25,300। 24,100 देख लेते हैं। 24,100 एक लॉट में ये बाइंग हो गई। और दूसरी क्या थी? 25,300। 25,300 एक लॉट में इसकी बाइंग हो गई। तो ये स्ट्रक्चर हमारा फिर से बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? धीमे धीमे समय में आगे बढ़ेंगे। वही अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे 69 की पीओपी मिली है। तो यहाँ पे अगर आप फ्रेशर है 1% टारगेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर एक्सपीरियंस है, अगर आपको ज्यादा अनुभव है बाजार में, 1.5 पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 घंटे आगे बढ़े 0.1%, फिर 2 घंटे आगे बढ़े 0.1%, फिर 2 घंटे आगे बढ़े 1.6%। ये देखिए सेम डे ही मिल गया। आई थिंक आपको सेम डे मिला। हाँ सेम डे ही मिल गया। 1.6%। कितना मिल गया आपको? 1.6%। तो यहाँ पे क्या हो जानी चाहिए? आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी, ये स्ट्रेटजी भी आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज क्या है? यहाँ पे मेन चीज क्या है कि आने वाले अगर 2 साल बाद अगर ऐसी स्थिति दिखी, तो क्या मैं इस स्ट्रेटजी को ऐसे ही डिप्लॉय कर रहा हूँ? हो सकता है कि वहां पे जो 2.5 का नंबर है 3 हो जाए, या फिर वापस 2 पे आ जाए, डिपेंड ऑन द मार्केट। ठीक है, डिपेंड ऑन द रेंजेस, डिपेंड ऑन द विक्स। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर आप मतलब रियल में सीखना ही चाहते हैं, रियल में सीखना ही चाहते हैं, रादर देन go and search strategies on YouTube, then you should go for a good course। ठीक है, अगर आपको मेरे से नहीं करना है, आप कहीं और से कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको जानना है कौन कौन ढंग से करा रहा है, तो वो भी मैं बता सकता हूँ। तो चॉइस आपकी है। अगर आप सीरियस हैं, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे आप IIT
निकालना चाहते हैं, नीट निकालना चाहते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट को क्रैक करना चाहते हैं, तो मेहनत लगेगी, पढ़ाई लगेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है सर। तो प्लीज स्ट्रेटजी हंटिंग छोड़ दीजिए और कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, कॉन्सेप्ट की मास्टरी कीजिए, तो वहीं से आपका काम बनेगा। तो आज इस स्ट्रेटजी में जितना मेरे को डिस्कस करना था मैंने डिस्कस कर लिया है। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, आप कमेंट में लिख सकते हो। आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते नहीं है, अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो आप देखोगे मैं हर एक कमेंट का रिस्पॉन्ड करता हूँ। मेरे को कमेंट पढ़ना अच्छा भी लगता है, क्योंकि मेरे को पता चलता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो। अगर कहीं कुछ आपकी सोच में गलती होती है तो मैं कमेंट के जरिए उसको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपकी कोई नॉलेज वॉलेज बढ़ी हो इससे, तो इस वीडियो को आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पर अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर किसी ज़रूरतमंद को शेयर करना चाहते हैं तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा। So that's all from my side. This is Ankit Dwivedi signing off from the Lucifer Candle, and let's keep the light burning.